हाय हेलो एवरीवन। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस बैंक का। सबसे मेन पर्पस यही रहेगा कि बैंक में प्रिडिक्टेबिलिटी हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के कब एक स्टेबिलिटी आ सकती है इस बैंक की परफॉर्मेंस में। बिकॉज एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट का एंड इन्वेस्टर्स का इस बैंक से कि ये अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा या फिर अगला आईसीआईसीआई कोटक लेवल का बैंक बनेगा। बिकॉज इनिशियल ईयर्स में जितने भी चैलेंजेस थे इस बैंक के सामने उनको काफी अच्छे से इन्होंने हैंडल करा था। तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी बन गई थी इस बैंक के साथ में। लेकिन लास्ट अगर हम कुछ क्वार्टर्स देखें सो कंसिस्टेंटली बैंक स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मैनेजमेंट आगे का कैसा आउटलुक दे रहा है, नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए कैसा ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बैंक से। सो इनका कॉन कॉल डिस्कशन करते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है कि इस क्वार्टर में Q2 के अंदर हमको प्रोविजन में दो बड़े आइटम्स ने हिट करा हमारे प्रोविजनिंग के अंदर। इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट 73% से बैंक का जो प्रॉफिट है वो गिरा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इनफैक्ट अगर आप पूरा फर्स्ट हाफ देखोगे यानी ये जो 6 मंथ्स अभी कंप्लीट हुए हैं इसमें भी बैंक का जो प्रॉफिट है वो 41-42% गिरा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो पैट में बहुत सॉलिड डी ग्रोथ आया है और इसका दो रीजन है प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग बढ़ने के। पहला तो है इनका माइक्रो फाइनेंस जो लास्ट कुछ क्वार्टर से ऑलरेडी पेन चल रहा है बैंक का। एंड दूसरा है वन टाइम टोल रोड जो इनको लेना पड़ा है, जो टोल रोड वाला जो इनका बुक है उसमें एक बड़ा प्रोविजनिंग इनको लेना पड़ा है। सो इन दोनों चीजों की वजह से बैंक का प्रोविजनिंग का नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जो मेन स्ट्रेंथ है आईडीएफसी बैंक की वो इसका डिपॉजिट बुक है। बिकॉज इस क्वार्टर में भी बैंक का डिपॉजिट बुक 32% से ग्रो किया है ऑन अ वाई लेवल। बैंक कह रहा है कि डिपॉजिट बुक जब आपका ग्रो करता है तो एक तरीके से आपको लाइसेंस मिलता है कि आप अपने लोन बुक को ग्रो कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली लेंडर को क्या मेंटेन करना पड़ता है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। सो आईडीएफसी मैनेजमेंट का टारगेट है कि 75% पे इनको अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करना है। एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि क्रेडिट डिपॉजिट बुक जो है वो 30% के आसपास कंटिन्यू रहेगा बिकॉज बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है इसमें। देन रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे बैंक का तो 37% से ग्रो हुआ है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि इनको डिपॉजिट्स के लिए होलसेल या कॉर्पोरेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। बैंक का रिटेल वाला पार्ट जो है डिपॉजिट का वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। सिर्फ कासा रेशियो कासा डिपॉजिट अगर आप देखो तो ये 38% से ग्रो हुआ है इस बैंक के लिए वाई लेवल पे। और कासा रेशियो इसीलिए इस बैंक का इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। 48% का कासा रेशियो ये बैंक मेंटेन कर रहा है। देन कॉस्ट ऑफ फंड अगर हम देखें तो 6.46% का कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक का। और अगर आप इसमें जो इनकी लीगेसी बोरोइंग्स हैं जो आईडीएफसी बैंक से आई है मर्जर के बाद उसको आप एक्सक्लूड कर दो तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड 6.37% के आसपास आ जाता है। एंड लास्ट कुछ क्वार्टर से ये स्टेबल है। देन लोन बुक की ग्रोथ भी अच्छी आई है, 21.5% की लोन बुक की ग्रोथ है। यही इनका गाइडेंस भी रहता है, 20 से 22% का लोन बुक का गाइडेंस रहता है। सो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने परफॉर्म किया है। अब लोन बुक में अगर आप रिटेल वाला पार्ट देखोगे तो उसमें 25% की ग्रोथ आई है वाई लेवल पे। मैनेजमेंट कह रहा है कि रिटेल बुक में ग्रोथ तो अच्छी आई है 25% की। प्लस ये ग्रोथ इसीलिए भी अच्छी है बिकॉज कि इसमें एसेट क्वालिटी स्टेबल है। अगर आप इनके रिटेल वाले बुक का एनपीए देखोगे, ग्रॉस एनपीए, सो सिर्फ 1.57% का ग्रॉस एनपीए है बुक का। इसमें एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस हम देख रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस को एक्सक्लूड करके जो ग्रॉस एनपीए बैंक के रिटेल बुक का जो मेन बुक है इनका वो सिर्फ 1.57% के आसपास है। देन कॉर्पोरेट लोन में भी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। सो 20% का लोन बुक का ग्रोथ आया है बैंक के कॉर्पोरेट लोन के अंदर। मैनेजमेंट का कहना है कि इनिशियली हम काफी ज्यादा कंसर्न थे कॉर्पोरेट बुक को लेकर के बिकॉज पास्ट का जो आईडीएफसी बैंक का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। तो लास्ट 4-5 ईयर्स में इन्होंने ज्यादा ग्रोथ दिखाया नहीं है अपने कॉर्पोरेट बुक में। लेकिन क्योंकि एनपीए का कोई ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस इनको नहीं देखने को मिला लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, सो बैंक अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा है कॉर्पोरेट लोन के अंदर। एंड वहां पे ये अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 20% की ग्रोथ वहां से आई है। देन अगर हम एसएमए का नंबर देखें बिकॉज अल्टीमेटली ग्रॉस एनपीए आपका कहां से बनेगा, एसएमए 1 प्लस एसएमए 2। तो अगर आप इनका एसएमए 1 प्लस एसएमए 2 देखते हो तो ये है इस क्वार्टर में 0.87%। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 8 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आया है इस क्वार्टर में। लेकिन ये नंबर एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि हम सिर्फ एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस जो है वो आईडीएफसी बैंक से नहीं आया है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इनकी मैनेजमेंट की खुद की स्ट्रेटेजी थी कि इनको माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी एंटर करना है बिकॉज वहां पे ईल्ड वगैरह ज्यादा अच्छा आता है। तो उसको एक्सक्लूड करके हम नहीं देख सकते बिकॉज वो आपका खुद का रिटेल बुक का स्ट्रेटेजी है। खुद आप हाई यील्डिंग प्रोडक्ट के अंदर रहना चाहते हो तो उसका रिस्क रिवॉर्ड तो आपको ऑफकोर्स वो लेना पड़ेगा, वो जो पेन है वो देखना पड़ेगा। तो ये देख करके ये जरूर समझ आता है कि इस बैंक का माइक्रो फाइनेंस को हटा के अगर हम बाकी का पोर्टफोलियो देखें इन लोन बुक में तो वो अच्छा कर रहे हैं, उनमें ईएमआई मिस नहीं हो रही है कस्टमर्स की।
लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि माइक्रो फाइनेंस इस बैंक की खुद की स्ट्रेटेजी है, इनका खुद का बुक है, मेन बुक है वो। सो उसमें भी हमको क्रेडिट कॉस्ट वगैरह ऐड करना पड़ेगा, पूरे कंसोलिडेटेड लेवल पे हमको देखना पड़ेगा। कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक है बैंक का, 99.5% के आसपास का कलेक्शन एफिशिएंसी है। देन प्रोविजनिंग का नंबर अगर आप देखोगे तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3 टाइम बढ़ गया है, 3 गुना ग्रोथ आई है प्रोविजनिंग में। ऑलमोस्ट 1732 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है बैंक ने। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें से 568 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हमको करनी पड़ी है दो बुक की वजह से। सो पहला तो है माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने क्या किया है, मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से, जैसे हम आपको बता ही रहे हैं कि हमारा माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहा है, इस क्वार्टर में हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए एग्रेसिव प्रोविजनिंग करी है। सो मैनेजमेंट ने क्या किया है कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा एनपीए इनका और बढ़ गया था, स्लीपेजेस वगैरह और बढ़ गए थे माइक्रो फाइनेंस के, तो इन्होंने पूरा 100% प्रोविजनिंग कर दिया है। मैनेजमेंट यूजुअली क्या करते हैं ये लोग कि माइक्रो फाइनेंस में जब भी किसी का 90 डीपीडी होता है तो ये 75 से 80% प्रोविजनिंग कर देते हैं, यानी कि किसी कस्टमर का 3 महीने का ईएमआई नहीं आया तो उसके अगेंस्ट में ये 75 to 80% का प्रोविजनिंग कर देते हैं। एंड जैसे ही फोर्थ ईएमआई मिस होता है तो पूरा 100% प्रोविजनिंग कर देती है बैंक। इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया है कि उन कस्टमर्स के अगेंस्ट में भी पूरा 100% प्रोविजनिंग कर दिया है जिनका 1 या 2 ईएमआई मिस था, जो SMA 1 या SMA 2 की कैटेगरी में थे। सो उनके अगेंस्ट में भी पूरा 100% प्रोविजनिंग कर दिया बैंक ने। इसीलिए इनका टोटल प्रोविजनिंग नंबर माइक्रो फाइनेंस में कितना हो गया, 315 करोड़ का। मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्री में जो हमारे पीयर्स थे उनके साथ में हमारा डिस्कशन हुआ, प्लस हमने बाकी कंपनीज के भी नंबर्स देखे जो माइक्रो फाइनेंस में डील करती है। सो हमको ये आइडिया आ गया कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ तमिलनाडु में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरे इंडिया में ये चीज स्प्रेड हो चुकी है। हर एक प्लेयर का हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस में एनपी उनका लगातार बढ़ रहा है। प्लस हमको भी जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही थी तो हमको लगा कि हमको इसको पूरा एग्रेसिवली मैनेज करना चाहिए। सो हमने SMA 1 SMA 2 के अगेंस्ट में एग्रेसिव प्रोविजनिंग कर दी है। एंड जो भी एक्सपोजर था, जितना भी एक्सपोजर था कस्टमर्स के अगेंस्ट में, सो पूरा 100% प्रोवाइड कर दिया है कंपनी ने। जो दूसरा आइटम आया है इनका वो टोल रोड वाला आया है। सो इनका एक क्लाइंट था जो आईडीएफसी बैंक का क्लाइंट था एक्चुअली, इंफ्रा बुक के अंदर। सो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया इस क्वार्टर में कि वहां पे जो टोल जो है उसकी वो फ्री कर दिया उन्होंने। तो ये जो टोल वाला जो इनका क्लाइंट था, इसका 1100 का एक्सपोजर था बैंक का इस क्लाइंट के अगेंस्ट में। वैसे तो ये एनपीए था लेकिन बैंक उसके उससे रिकवरी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, बिकॉज एनपीए बनने के बाद भी बैंक जो है वो अपना एफर्ट तो लगाता ही है कि आपसे जो भी पैसे हो वो रिकवर कर ले। तो 1100 में से ऑलमोस्ट 600 करोड़ बैंक अब तक रिकवर कर चुका था। 500 करोड़ का एक्सपोजर और पेंडिंग था। मैनेजमेंट का कहना है कि हम खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, बहुत ज्यादा शॉक थे इस चीज को लेकर के, बिकॉज जिस तरीके के एफर्ट हमने लगाए थे लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, ये जो पूरा इंफ्रा वाला बुक था या जो पुराने जो एनपीए थे आईडीएफसी बैंक के, उनको हमने बहुत एफर्ट लगा के उसको मैनेज किया था। कई सारे लोन बुक जो थे वो हमको कोर्ट में जाके मैनेज करने पड़े थे, कुछ हमको एआरसी के साथ मिलके मैनेज करने पड़े थे। तो हम इस चीज को लेकर के श्योर थे कि इंफ्रा वाले पार्ट पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्टिव आया, सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था। अब 500 करोड़ का एक्सपोजर उस क्लाइंट के अगेंस्ट में हमारा पेंडिंग था, जिसमें से 260 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रोविजनिंग ऑलरेडी करके रखी थी। सो बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट है 250 करोड़ के आसपास, वो इन्होंने इस क्वार्टर में प्रोवाइड किया, इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग करी। एंड इसीलिए इनका टोटल प्रोविजनिंग जो है वो 1700 करोड़ तक चला गया। सो मैनेजमेंट का बोलना है कि ये एक्चुअली में डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए भी, बिकॉज हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अल्टीमेटली इसका भी हमको वन टाइम हिट लेना पड़ा, बिकॉज अगर हम इसको आगे लेकर के चलते तो कोई क्लैरिटी नहीं थी कि इससे पैसा कब रिकवर होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टिव आया है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इनकम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। सो अननेसेसरी हम वहां पे अपने बुक पे होल्ड नहीं करना चाहते थे इसको, तो इसलिए हमने 100% वन टाइम पेन लेके इसको प्रोविजनिंग कर दिया है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इस बैंक का, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लास्ट बहुत सारे क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 20, 25, 28% से ग्रो कर रहा है। इस क्वार्टर में भी 28% की ग्रोथ रही है। बट प्रॉब्लम वही है कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बैंक का नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बीच का जो लाइन आइटम होता है आपका प्रोविजनिंग का, क्रेडिट कॉस्ट का, वो सारा का सारा कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका एक तरीके से खा जा रहा है, जिससे पैड इनका बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव ग्रोथ आ रही है उसमें। तो जब तक एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छा पैड ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बैंक से। देन
माइक्रो फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो के अंदर क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ गया है, सो इनको उसमें रिस्क वेटेज भी इंक्रीज करना पड़ा है, 75% से 125% पे हो गया है, तो 21 बेसिस पॉइंट का इनको कैपिटल एडिकेसी रेशियो पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। देन बैंक कह रहा है कि इसको छोड़ करके जो हमारे बाकी के जो बुक हैं, जो बाकी का रिटेल बुक है, जिसमें आपका होम लोन आता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, आपका कार लोन आता है, सो ये सारे प्रोडक्ट काफी अच्छा कर रहे हैं। इनमें क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल है, 1.7 से 1.8% के बीच का क्रेडिट कॉस्ट है इन सारे बुक्स के अंदर। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज आप मार्केट में देखोगे, सो इंडसइंड बैंक हो या आपका एसबीआई कार्ड हो, प्लस और भी जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज हैं, उन सबका एनपीए बहुत बढ़ गया है। आरबीएल का आप देखोगे तो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का डेटा है, इसमें एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। इनका SMA 1 SMA 2 जो है वो लास्ट क्वार्टर से और इंप्रूव हुआ है। तो उसका रीजन क्या है? मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने क्रेडिट कार्ड में स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी रखी है कि हम उन कस्टमर्स को देते थे अपना क्रेडिट कार्ड जो हमारे बैंक के कस्टमर्स है, मतलब जिनका सेविंग अकाउंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, उनको ये प्रेफर करते थे क्रेडिट कार्ड पिच करना या क्रॉस सेल करना। और इनका जो ऑन एन एवरेज सेविंग अकाउंट का बैलेंस होता है वो 3.5 लाख का है। तो बैंक कह रहा है कि इन अ वे हमारे जो एवरेज कस्टमर्स हैं वो अपर इनकम कैटेगरी में आते हैं, उनकी क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है ऑलरेडी, तो इसीलिए हमारा क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमने आउटसोर्सिंग मार्केट से बहुत कम करी है, अपने कस्टमर्स को ज्यादा प्रेफर दिया है, तो इसलिए हमारा क्रेडिट कार्ड जो है उसमें ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, प्लस एसेट क्वालिटी भी काफी स्टेबल है इसके अंदर। देन बैंक का कहना है कि अगर आप Q1 से Q2 में अगर क्रेडिट कॉस्ट देखोगे हमारा बाकी रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो स्टेबल है, उसमें इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है, सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है। एंड वो भी कोई कंसर्न नहीं है, वो जस्ट एक नॉर्मलाइजेशन है। मतलब अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखोगे तो सबका थोड़ा थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है इस साल में, उसी की वजह से हमारा भी एक जस्ट नॉर्मल 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। अदरवाइज हमारे बाकी जितने भी बुक्स हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, आपका होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड वाला पार्ट हो, इन सब में स्टेबिलिटी है, किसी में कोई कंसर्न नहीं है। देन पूरे साल में इनका क्रेडिट कॉस्ट कैसे रहेगा, इस साल का कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? सो मैनेजमेंट कह रहा है 10 to 11 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा क्रेडिट कॉस्ट आएगा हमारा टोल रोड वाले इंपैक्ट की वजह से, जो उसमें हमने प्रोविजनिंग करी है। फिर 45 से 50 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट हमारा बन रहा है माइक्रो फाइनेंस की वजह से, जो इस बुक में हमको प्रॉब्लम देखने को मिला है। और इसके अलावा जो हमारा मेन बुक है, जो मेन रिटेल का बुक है, उसमें 1.8% परसेंट के आसपास का हम क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप तीनों का सम करोगे, सो एनुअलाइज लेवल पे मैनेजमेंट का कहना है कि 2.25% का क्रेडिट कॉस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 25 के अंदर। लास्ट ईयर इनका क्रेडिट कॉस्ट था 1.6 1.7% के आसपास, तो अगर आप वहां से देखोगे तो बहुत बड़ा इंक्रीज दिखा है कंपनी के बैंक के क्रेडिट कॉस्ट के अंदर। और जब आपका क्रेडिट कॉस्ट इतना बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैड ग्रोथ नहीं होने वाला। अगर आपका पैड ग्रोथ नहीं होगा तो आपका ईपीएस नहीं बढ़ेगा, आपका आरओई नहीं बढ़ेगा, आपका आरओए का नंबर नहीं बढ़ेगा। यानी अल्टीमेटली जो भी शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, FY 25 में वो कुछ खास रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनका कोई रिवॉर्ड नहीं बना इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये सारा नंबर हमको देख के समझ में आता है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि अब आप अगर हमारे इस एसेट क्वालिटी को देखोगे, ये जो 2.25% का जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है, एंड इसको अगर आप कंपेयर करोगे इंडस्ट्री में सेम मॉडल के साथ में जो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं या पर्सनल लोन देते हैं, इस तरीके का जिनका पोर्टफोलियो है, सो आपको दिखेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट क्वालिटी एक्चुअली काफी अच्छा है। बिकॉज बड़ा पेन लेने के बाद भी, माइक्रो फाइनेंस प्लस अनएक्सपेक्टेड टोल रोड वाला केस, ये दो बड़े पेन लेने के बाद भी फुल ईयर बेसिस में जो हमारा क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी स्टेबल है, 2.25% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन मैनेजमेंट का कहना है कि सेविंग अकाउंट में हमने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया है। तो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में, आई थिंक अब 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं, इनका जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट ये देते हैं वो 3% देते हैं अप टू 5 लाख। तो पहले ऐसा बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मे बी इनका डिपॉजिट इसीलिए ग्रो कर रहा है बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करते हैं। लेकिन अब ये बैंक अप टू 5 लाख 3% के आसपास ऑफर करता है। स्टिल इनका अगर आप डिपॉजिट बुक का ग्रोथ देखोगे तो 30-40% के आसपास आता है। तो मैनेजमेंट कह रहा है ये चीज हमको ये रियलाइज कराती है कि हमारा जो सर्विस वाला पार्ट है, हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो नेट बैंकिंग का ऐप है, जो आईडी पासवर्ड वाला फ्लेवर है, वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारे लिए एंड एक अच्छा ब्रांड बन चुका है। सो कंसिस्टेंट लेवल पे 30-40% का डिपॉजिट बुक का ग्रोथ आ रहा है हमारा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट है उसको सिर्फ 3% कर दिया आज के टाइम पे।
देन इन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसके अगेंस्ट में इन्होंने इंश्योरेंस भी कराया, CGFMU जो आपका क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स का जो गवर्नमेंट का स्कीम है इंश्योरेंस का, उसके अंडर इन्होंने इंश्योरेंस करवाया। मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट ईयर दिसंबर में हमने ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था कि माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रहा है। देन जनवरी में हमने इस इंश्योरेंस के अंडर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 50% जो इनका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है वो इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर सिक्योर्ड है। सो एक तो इन्होंने इंश्योरेंस भी कर लिया है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया है कि फ्रेश लोन जो ये दे रहे हैं माइक्रो फाइनेंस के अंदर उसको कम कर दिया है, जो फ्रेश डिसबर्समेंट जा रहा है उसको कम कर दिया है। सो पहले ये ऑलमोस्ट 4200 करोड़ डिसबर्स करते थे माइक्रो फाइनेंस में एक क्वार्टर के अंदर, अब इन्होंने कितना कर दिया उसको, सिर्फ 2000 करोड़ के ऊपर। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि ये दो प्रूडेंट स्ट्रेटेजी हमने दिखाई है। प्रोविजन तो किया ही, ऑफ कोर्स 100% प्रोविजनिंग कर दिया है। दूसरा हमने फ्रेश डिस्बर्समेंट कम कर दिया और साथ में हमने इंश्योरेंस का वो सेगमेंट भी ऐड कर दिया जो थोड़ी सी और स्टेबिलिटी और सेफ्टी देता है हमारे इस पोर्टफोलियो को। अब CGFMU वाला जो पार्ट देखोगे आप तो एक और बैंक है जिसको इसके अंदर रिकवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर, मे बी यहाँ पे बंधन बैंक का रेफर कर रहे हैं ये। सो IDFC फर्स्ट बैंक क्या कह रहा है कि उस बैंक को जो प्रॉब्लम आई है वो उनके अपने कुछ रीजंस हैं उसकी वजह से आया है। हमारे केस में आप देखोगे कि हमने जनवरी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा 50% जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर इंश्योर्ड है। एंड इसमें होता क्या है कि एक तरीके का हम प्रीमियम पे करते हैं, मतलब टोटल बुक का 1.5 से 1.6% हमको पे करना होता है, एज अ प्रीमियम आप बोल सकते हो उसको। और ये जो स्कीम के अंदर जो हमको पेमेंट आएगा वो 1 ईयर लैग के साथ में आएगा, यानी जैसे FY25 के अंदर इन्होंने ये इंश्योरेंस स्कीम लिया है तो इनको जो पेमेंट आएगा इस स्कीम से वो FY26 में नहीं आएगा, वो FY27 के अंडर आएगा। सो मैनेजमेंट कह रहा है FY27 में हम थोड़े से और ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, बिकॉज हमको पता होगा कि माइक्रो फाइनेंस में हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी कम रहने वाला है, बिकॉज इस इंश्योरेंस से हमको वहां पे पेमेंट आएगा। और मीनवाइल तब तक के लिए इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए एक तो फ्रेश लोन देना कम कर दिया है और दूसरा प्रोविजनिंग बिल्कुल 100% कर दिया है। देन लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने एक्चुअली बोला था कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी थोड़ा सा पेन रहेगा इनके रिजल्ट में, लेकिन ये पेन इस तरीके का रहेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज टोल रोड वाला जो है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया। प्लस माइक्रो फाइनेंस में भी ऐसा एक्सपेक्टेड था कि बड़ा जो प्रोविजनिंग है वो बैंक ने Q1 में ही कर दिया है, लेकिन Q2 में और ज्यादा एग्रेसिव प्रोविजनिंग करी, तो ये जैसा इन्होंने गाइडेंस दिया था उससे ज्यादा खराब नंबर्स आए हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर। प्लस दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जैसे ये फ्रेश लोन देना कम कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस के अंदर, तो बैंक का लोन ग्रोथ कैसे आएगा, जो 20-21% का गाइडेंस दिया है इन्होंने वो बैंक कैसे अचीव करेगा। सो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो माइक्रो फाइनेंस से हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस में हम एक्सपोजर कम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस से हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है इस बैंक के लिए। काफी सारे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है इस बैंक की, जैसे फार्मर को लोन देना हो गया, वीकर सेक्शन को लोन देना हो गया, एग्रीकल्चर लोन देना हो गया। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे माइक्रो फाइनेंस से पूरे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ अपने फिल्टरेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग किए हैं, थोड़े से नॉर्म्स अपने स्ट्रॉन्ग किए हैं सेक्टर में लोन देने के लिए, और साथ में हमने इंश्योरेंस और प्रोविजनिंग किया है, तो उसको हम कम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ग्रोथ कहां से आएगा, तो पहला पार्ट तो ये है कि इंफ्रा में हम कभी नहीं जाएंगे। इंफ्रा में इन्होंने 4-5 ईयर्स पहले ही बोल दिया था कि इंफ्रा फाइनेंसिंग की तरफ कभी इनका एक्सपोजर नहीं रहेगा। ग्रोथ आएगा इनका होम लोन से, जो इस क्वार्टर में भी 20% ग्रो किया है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगेन जो इस क्वार्टर में भी 20% ग्रो किया है। फिर आपका व्हीकल फाइनेंसिंग, आपका गोल्ड लोन, आपका कंज्यूमर बिजनेस। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे बैंक बोल रहा है कि यहां से हमारा ग्रोथ आएगा। एंड हमको नहीं लगता कि 20-22% का ग्रोथ अचीव करने में कोई स्ट्रगल आएगा हमको, उसके लिए हम कॉन्फिडेंट है 20-22% का ग्रोथ हम सस्टेन रखेंगे। देन जैसे ये कह रहे हैं कि व्हीकल फाइनेंस में या कंज्यूमर में इनका इनका ग्रोथ का एस्पिरेशन है, तो अगर आप रिसेंटली देखोगे तो व्हीकल फाइनेंस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है, बिकॉज कोविड के बाद का जो 1-2 साल का पीरियड था उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी पूरे व्हीकल फाइनेंस में, जिसमें आपका AU बैंक है, चोलामंडलम है या आपका इंडसइंड बैंक है, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही थी। अभी रिसेंटली थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक क्या बोल रहा है कि हमको एज सच हमारे एरियाज में ऐसा बहुत वीक डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो हमारे यहाँ पे जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। प्लस दूसरा पॉइंट ये कि हम इसमें जो ग्रोथ कर भी रहे हैं वो एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे जो फिल्टरेशन है, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है इसके अंदर। सो उसको स्ट्रिक्ट रखते हुए हम ये 20-22% को ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कैजुअल होंगे हम अंडर राइटिंग में। सो वो स्ट्रिक्ट रहेगा फिल्टरेशन, एंड उसके साथ में हम कॉन्फिडेंट है कि 20-22% का हमारा ग्रोथ रहेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि जो हर एक शेयर होल्डर या हर एक जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है इस बैंक में, उनका उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि 6 इयर्स पहले अगर हम देखें 2018 में जब इनका मर्जर अनाउंस हुआ था, सो उस टाइम पे आईडीएफसी बैंक का जो प्राइस था वो अराउंड 58-60 रुपीज के आसपास था। आज अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर का प्राइस भी इतना ही है, 61-62 रुपीज के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो शेयर होल्डर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास वेल्थ बनी नहीं है पिछले 5-6 इयर्स के अंदर। तो इस पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि पहला तो मर्जर के टाइम पे जो शेयर प्राइस था वो 37.6 रुपीज था। मतलब जब मर्जर अनाउंस हुआ था तब बैंक का प्राइस 58-60 रुपीज था, लेकिन जब एक्चुअल मर्जर हुआ दिसंबर के आसपास, तब जो बैंक का स्टॉक का प्राइस था वो 37.6 था। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बैंक कह रहा है कि मतलब ऑफ कोर्स लास्ट 6 इयर्स में अगर आप देखोगे तो जैसा शेयर होल्डर या इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिटर्न नहीं आया है स्टॉक से, लेकिन इसमें आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी, बाकी चीजें भी कंसीडर करनी पड़ेगी। अब जैसे बैंक को वैल्यू कैसे करते हैं, हम बुक वैल्यू के बेसिस पे करते हैं। तो जब इस बैंक का मर्जर हुआ तब इनका बुक वैल्यू था 38.40 के आसपास। बैंक कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है कि जब हमारा मर्जर कंप्लीट हुआ, सो आपको सबसे पहले देखना होगा कि डीएचएफएल का जो लोन था वो किसने दिया था। मतलब जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस का जो वो पूरा स्कैम वगैरह जो हुआ था, एनपीए हुआ था इतना बड़ा, सो वो किसने दिया था, वो पुरानी मैनेजमेंट ने दिया था। देन रिलायंस कैपिटल का जो 1500 करोड़ का लोन था वो किसने दिया था, वो भी पुरानी मैनेजमेंट ने दिया था। वोडाफोन का जो इतना बड़ा अभी ये अपने बुक पे लेके चल रहे हैं, सो वो लोन किसने दिया था, वो भी पुरानी मैनेजमेंट ने दिया था। तो बैंक मैनेजमेंट कह रहा है कि ये सारे जो बड़े बड़े एनपीएस थे ये सब पुराने मैनेजमेंट ने दिए थे। एंड हम या हमारी जगह कोई भी आता उस टाइम पे उनका सबसे पहला काम यही होता कि उन उन लोन के अगेंस्ट में उनको प्रोविजनिंग करनी है। सो हमको भी वही करना पड़ा। 14,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक था जो हम अपने बुक पे लेके चल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उसको, उसके अगेंस्ट में हमको प्रोविजनिंग करना पड़ा इनिशियली में। और जब हमने प्रोविजनिंग करी तो हमारा जो बुक वैल्यू है वो 38 से गिर करके 31 पे आ गया। मतलब जब मर्जर हुआ था 2018 दिसंबर में, तब इनका बुक वैल्यू था 38 के आसपास, एंड मार्च 2021 में इस बैंक का बुक वैल्यू गिर करके 31 पे आ गया। सो बैंक कह रहा है कि ये सारी चीजें हमको फेस करना पड़ा। अब मतलब ब्लेम करने को आप ऑफकोर्स कर सकते हो कि 6 इयर्स में रिटर्न नहीं बना शेयर होल्डर्स का या इन्वेस्टर्स का, लेकिन जिस बैंक का कासा सिर्फ 8% हो, इतना सारा एनपीए हो और वहां पे हमको प्रोविजनिंग तो करना ही पड़ेगा, तो नेचुरली उसका जो बुक वैल्यू है वो गिरेगा, बुक वैल्यू जो है वो घटेगा। अब 31 से हमारा जो बुक वैल्यू है वो हम 51 के आसपास लेके आए हैं लास्ट 3 इयर्स के अंदर, जो हमने इंप्रूवमेंट दिखाया है। सो ये पूरा केस रहा है। अगर एज एन इन्वेस्टर आपको रिटर्न चाहिए था, सो आपको ऐसे बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने 20-25 ईयर्स पहले ही सॉल्व कर ली है। क्योंकि आईडीएफसी एक अर्ली स्टेज बैंक है, तो ये सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे। आप अगर ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करते जिसका आरओई 17-18% है, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, सो मे बी आपका एक्सपेक्टेशन वहां पे फुलफिल हो सकता था। लेकिन बैंक क्या कह रहा है कि अर्ली स्टेज बैंक में ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे जो हमने अभी फेस किए हैं। तो ये हो गया पास्ट। अब पॉइंट ये आता है कि यहां से आप फ्यूचर का देखोगे तो कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि आज इस बैंक का जो आरओई है वो 10% के आसपास है। ये 10% का आरओई 12% में जाएगा, 12% का आरओई 14 पे जाएगा, एंड 14 से 16% पे जाएगा। ये बिल्कुल इंप्रूव होना आई मीन एक तरीके का फिक्स है जिस तरीके का ये मॉडल है। बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप इस मॉडल को समझो तो आज हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 6.3% है। हम मार्केट से कितने पे पैसा उठा रहे हैं, 6.3% पे। 6.3% पे पैसा उठा के हम जो आगे लोन देते हैं उस पर हमारा मार्जिन कितना आता है, 6.3%। और क्रेडिट कॉस्ट कितना है, 1.7 1.8% के आसपास। यानी इतने 6.3% पे मैं पैसा उठा रहा हूं, और आज से 6 इयर्स पहले मेरा जो क्रेडिट जो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड था वो 7.8% था। मतलब ऑलमोस्ट 8% के आसपास कॉस्ट ऑफ फंड था। सो वहां से इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, और आज मेरा मार्जिन 6.3% है। 6.3% पे अगर आप 1.5% का फी इनकम ऐड कर दो तो टोटल जो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है वो 7.8% के आसपास बन जाता है। एंड इसमें अगर आप क्रेडिट कॉस्ट 1.6 1.7 का ऐड करोगे, सो नेट नेट नेचुरली आने वाले टाइम में मेरा जो आरओए है वो भी इंप्रूव होगा, जो आरओई है वो भी इंप्रूव होगा। दूसरा जो मेरा लीवर होगा वो होगा कॉस्ट टू इनकम का। कॉस्ट टू इनकम आज मेरा 71% है, बिकॉज इनिशियली मुझे बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करने पड़े, 1000 के आसपास ब्रांचेस मैंने ओपन किए, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट किया, एम्प्लॉयज को हायर किया। लेकिन अब इंक्रीमेंटली मुझे इतनी ज्यादा ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो लीगेसी बोरोइंग है उसका शेयर नीचे जाता जा रहा है। लोन बुक मुझे सिर्फ 20% पे ग्रो करना है, तो डिपॉजिट ऑटोमेटिकली मेरा 30% पे आ रहा है। तो क्योंकि मैं ज्यादा ब्रांचेस ऐड नहीं करूंगा, ज्यादा एम्प्लॉयज ऐड नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजी पे खर्चा पहले ही हो गया है,
ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने स्टार्ट किए हैं 20 के आसपास मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किए, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सारे लोन मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करे। तो इन सबका कॉस्ट मुझे इनिशियली लेना पड़ा। अब आगे चल के ये सारे प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी बहुत जल्दी ब्रेक इवन हो जाएगा, तो नेचुरली मेरा कॉस्ट टू इनकम भी जो 71% है वो भी धीरे धीरे नीचे आएगा। मेरा मार्जिन अच्छा है, कॉस्ट टू इनकम नीचे आएगा, मेरा फी इनकम बढ़ेगा, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज बनेगा। वहां से क्या होगा, आपको दिखेगा आरओई जो 10% है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 16% जाएगा, आरओई जो मेरा 1% है वो भी इंप्रूव होके 1.82% तक जाएगा। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट 5-6 ईयर्स ऑफकोर्स हमारा स्ट्रगल रहा है, लेकिन यहां से अगला 5 ईयर, 6-7 ईयर, 8 ईयर का अगर आप होराइजन लो तो बैंक के लिए हमको बहुत अच्छी जर्नी दिखती है एंड वहां पे एक अच्छा ग्रोथ दिखता है हमको। देन पॉइंट आता है कि इस बैंक के साथ में अगेन जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है इनकी इनस्टेबिलिटी का, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, बिकॉज 2018 तक आईसीआईसीआई बैंक के साथ में भी इसी तरीके का केस था। एचडीएफसी बैंक को अच्छा वैल्यूएशन मिलता था, आईसीआईसीआई बैंक को नहीं मिलता था, बिकॉज उनके रिजल्ट में, इनके नंबर्स में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती थी। अब उसमें वो वोडाफोन वाला केस भी था और भी पुराना उनका इंफ्रा का लोन था जो एनपीए था। सो उस पॉइंट पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कह रहा है कि मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारा भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी के दो लीवर्स हैं। आप एक बैंकिंग मॉडल में प्रिडिक्टेबिलिटी कहां से आती है, दो चीजों से आती है। पहला प्रिडिक्टेबिलिटी आता है आपके ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो उसमें एक तरीके की प्रिडिक्टेबिलिटी इन्होंने अचीव कर ली है। हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 25, 26, 27% से ग्रो हो रहा है। अभी भी 6,000 करोड़ का एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा था FY24 के अंदर। जब ये बैंक मर्ज हुआ था उस टाइम पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1100 करोड़ होता था, यानी लास्ट 6 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 6 टाइम ग्रोथ आई है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। तो जो पहला पार्ट है वो बैंक का बिल्कुल अच्छा चल रहा है, उसमें एक तरीके की प्रिडिक्टेबिलिटी है। दूसरी प्रिडिक्टेबिलिटी कहां आती है एक बैंकिंग मॉडल में, वो आती है उनके एसेट क्वालिटी के अंदर, उनके क्रेडिट कॉस्ट के अंदर। तो बैंक कह रहा है कि जब तक हमारे बुक में जो पुराने लीगेसी लोन्स हैं जब तक वो रहेंगे, जैसे इंफ्रा लोन है और जो पुराने एनपीएज हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक थोड़ा बीच बीच में आपको शॉक मिलता रहेगा, किसी किसी क्वार्टर में ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन बहुत जल्दी जब ये हमारे बुक से एक तरीके से चले जाएंगे, इनका परसेंटेज ओवरऑल बहुत कम हो जाएगा, तब आपको दिखेगा कि बैंक में एक अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है, एक अच्छी प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो मॉडल है, ये जो बिजनेस है, वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टेबिलिटी दिखाएगा नेक्स्ट 7-8-10 ईयर्स के लिए। बिकॉज हमारे ब्रांचेस सेट है, हमारा टेक्नोलॉजी सेट है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स अब लॉन्च हो चुके हैं, सब में अच्छा बिजनेस आ रहा है, तो बिजनेस एक ऑटो मोड पे चल रहा है। इसीलिए हमारा ऑपरेशनल पार्ट जो है बिजनेस का वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो ऑटो मोड पे चल रहा है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। सिर्फ ये जो एसेट क्वालिटी में बीच बीच में जो हमको अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन एक वही है कि जो पुराने लोन्स हैं वो बीच बीच में हमको कहीं पे परेशान करते हैं। एंड देन उसके साथ में दूसरा पार्ट ये भी होता है कि आपको थोड़ा बहुत जो आपका खुद का हाई यील्डिंग वाले प्रोडक्ट में आपने एक्सपोजर रखा है, तो कभी कभी नेगेटिव सरप्राइज वहां से भी आ जाता है। अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 क्वार्टर से दोनों चीजें हिट कर रही है बैंक को, इसीलिए इनका क्रेडिट कॉस्ट खराब हो रहा है। तो बैंक कह रहा है कि FY27 तक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी बड़े शॉक्स आने हैं वो आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद से जो नेक्स्ट 7-8 ईयर की जो जर्नी रहेगी इस बैंक की वो काफी अच्छी रहेगी, एक अच्छी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ में बैंक का ग्रोथ आएगा। देन एक और पॉइंट अगर हम देखें तो Q2 में आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप टोटल प्रोविजन का नंबर देखोगे, सो अराउंड 1200 करोड़ का उनका टोटल प्रोविजन का नंबर है। उनका टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना है, 40,000 करोड़। तो 40,000 करोड़ के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक का टोटल प्रोविजन कितना आया, 1200 करोड़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप टोटल प्रोविजन देखोगे तो वो भी 1200 करोड़ है, लेकिन इनका इंटरेस्ट इनकम कितना है, 9,000 करोड़। तो इन्होंने 9,000 करोड़ के ऊपर 1200 करोड़ का प्रोविजन किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने 40,000 करोड़ के ऊपर 1200 करोड़ का प्रोविजन किया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि पहले तो ये अनफेयर है दोनों मॉडल्स को कंपेयर करना, बिकॉज एक बैंक जो है वो 25-30 ईयर्स पुराना है, उसका मॉडल ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक या उस कैटेगरी के बैंक को भी 2000 से 2005 का जो फेज था या उससे पहले का जो फेज था उस टाइम पे अगर आप एनालाइज करोगे, सो उनके मॉडल्स में भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी। तो क्रक्स क्या है कि एक बैंकिंग मॉडल को स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारा 5-6-7 ईयर्स का वो टाइम था जो हमने अभी लिया है, थोड़ा सा 1-2 साल का टाइम और रहेगा। देन जैसा इन्होंने कहा कि FY27 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि FY27, 28, 29, 30 इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी मॉडल्स में, बिकॉज वही सारे लीवर्स जो इन्होंने डिस्कस किए हैं उनकी वजह से। मैनेजमेंट का कहना है कि जो भी मतलब इनिशियली जो पेन लेते हैं, जो भी मैनेजमेंट इनिशियल पेन लेती है,
उनका काम होता है उस मॉडल को बिल्ड करना। जैसे आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में जो स्टार्टिंग की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने वो पेन लिया 2000 से लेकर 2005 तक के फेस में। सो आज जाके वो मॉडल इतनी कैपेबिलिटी है उनमें कि उनका एक एक ब्रांच ऑटो मोड पे 300 करोड़ का डिपॉजिट जनरेट कर पाता है। सिमिलरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जब 2030 के बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस बैंक को रन करेगी, तो आप देखोगे कि हमारा भी जो बिजनेस है ऑलमोस्ट 100% ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। वो स्टेबिलिटी होगी, वो प्रिडिक्टेबिलिटी होगी। लेकिन इनिशियली पेन जो है वो हमको लेना पड़ रहा है। 5-6 ईयर्स का पेन ले लिया है, 1 to 2 ईयर्स का हमको और पेन लेना है। ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगी एंड देन उसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टेबिलिटी ग्रोथ देखोगे आप। देन लास्टली अगर हम इनके आरओए वगैरह पे देखें तो बैंक का गाइडेंस वही है कि 1.8 से 2% का आरओए पहुंचेगा बैंक का। इनका आरओई भी 17-18% तक पहुंचेगा, लेकिन वही FY27 ऑनवर्ड्स वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट होंगे। सो ये पूरा कॉन कॉल था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अब इसमें अगर आप देखो तो रिजल्ट तो ऑफकोर्स खराब आई है बैंक के। FY25 में भी आप कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर इस बैंक से, बिकॉज ये पेन कंटिन्यू रहेगा। सो 2 पॉइंट पे हम इस बैंक को देख सकते हैं जो हमने रिजल्ट में भी आई थिंक डिस्कस किया था। इस बैंक को जब मैं मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो ये बैंक मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या चीज है इस बैंक का कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस बैंक की बहुत अच्छी है। क्योंकि जब भी आपको देखना हो कि क्या मैनेजमेंट डाउट में है, क्या मैनेजमेंट थोड़ा सा अनश्योर है अपनी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, तो आप क्या चेक करते हो कि उस बैंक का लोन बुक का ग्रोथ कैसा चल रहा है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है लैंडिंग बिजनेस में। जब भी किसी बैंक का मैनेजमेंट ये बोलना शुरू कर दे कि हम लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसेट क्वालिटी को लेकर के श्योर नहीं है, उसके एसेट क्वालिटी में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे देख सकते हो, जैसे रिसेंट में अभी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, सबने पहले गाइडेंस दिया था कि 25, 30, 40% पे ग्रो करेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ना शुरू हुआ, सबका गाइडेंस घट के 10, 12, 15% पे आ गया एंड एक्चुअल ग्रोथ तो उससे भी कम आ गई है। आप 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का एग्जांपल ले सकते हो। रिसेंट में पहले वो कहता था कि 35% पे ग्रो करेंगे, बट अब उसने गाइडेंस घटा के 25% कर दिया। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट अनश्योर है कि थोड़ा सा क्रेडिट क्वालिटी बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हो सकता है, थोड़ा सा एनपीए बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इसी पे अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखोगे तो इन्होंने अभी तक ग्रोथ गाइडेंस घटाया नहीं है। मैनेजमेंट पहले भी बोलता था कि 20-25% पे ग्रो करेंगे, अभी भी बोल रहा है 20-25% पे ग्रो करेंगे, एंड एक्चुअल नंबर भी हम हर एक क्वार्टर में देख रहे हैं कि बैंक के लोन बुक के ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट पार्ट तो मतलब है ही इस बैंक का स्ट्रॉन्ग, लेकिन लोन बुक में भी ये बैंक काफी अच्छा कर रहा है। इसीलिए इनका अगर आप ऑपरेटिंग इनकम देखोगे, जो कोर ऑपरेटिंग इनकम होता है एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग इनकम को एक्सक्लूड करके, जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस बैंक का, वो कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर 25, 26, 27% पे ग्रो कर रहा है। सो ये वाला जो पार्ट है वो हमको क्या शो कर रहा है कि बैंक ऑपरेशनली स्ट्रांग है, अपने आउटलुक को लेकर के स्ट्रांग है, रिस्क को मैनेज करके ये ग्रो कर रहे हैं। बट यस, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आपके जो पुराने लोन्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, और आपका एक प्रोडक्ट, क्योंकि हाईली सिक्लिकल प्रोडक्ट है वो माइक्रो फाइनेंस का, उसमें नियर टर्म में थोड़ा सा पेन चल रहा है। तो उसने आपका ये पूरा FY25 जो है वो खराब कर दिया है। ये पूरा FY25 आपका पैड जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप इनका आरओए का एग्जांपल लो, तो मैनेजमेंट का पहले टारगेट था कि FY25 तक हमारा जो आरओए है वो 1.4% तक हो जाएगा। लेकिन अब जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो परफॉर्मेंस आई है इनका प्रॉफिट ही ग्रो नहीं हुआ है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे इनका आरओए कितना रहेगा, 1% के आसपास। तो गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिक्लिकल इंपैक्ट हो गया, प्लस जो पुराना एनपीए था, लेगेसी एनपीए था, उसकी उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ। तो मीडियम टर्म आउटलुक इस बैंक का अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि नियर टर्म में इस बैंक को प्रॉब्लम्स रहेंगी, ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में प्रॉब्लम आएगा। और जब तक इस बैंक का पैड ग्रो नहीं होगा, जब तक इसका आरओई इंप्रूव नहीं होगा, आरओए इंप्रूव नहीं होगा, तब तक मैं इसके प्राइस टू बुक में एक अच्छी री रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है कि इसका प्राइस टू बुक काफी कम हो गया है, 1.2 1.3 का प्राइस टू बुक है, जो एक टाइम पे 2.2 2.3 पे था। तो इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, मतलब स्टॉक प्राइस 100 105 से 60 के आसपास आ गया। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है हमको स्टॉक के अंदर। स्टिल इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज वी नो कि ये जो नियर टर्म का पेन है ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है। अभी साइकिल कब इंप्रूव होगा इनके लिए, प्रॉफिटेबिलिटी कब आना स्टार्ट होगा, वो हमको ट्रैक करना है। सो मैं सिर्फ होप के ऊपर नहीं बैठ सकता कि बैंक मीडियम टर्म में अच्छा कर लेगा तो मैं आज इसके अंदर घुस जाऊं, बिकॉज मुझे पता है कि अभी पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है इस बैंक के लिए स्ट्रगल थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो मेरे पास ऑलरेडी जब इतने बेटर ऑप्शंस हैं, जो बिजनेसेस हैं जिनका अर्निंग 25, 30, 40% पे ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो मैं वहां क्यों ना बैट करूं, रेदर देन कि मैं ऐसे होप में बैठूं इन जगह।
मैं इसको ट्रैक करते रहूंगा ऑफकोर्स, एंड जब मुझे दिखेगा, जब मुझे अर्ली साइन दिखेगा कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि अब आरओए का नंबर इंप्रूव होगा, आरओई का नंबर इंप्रूव होगा, सो अगर प्राइस टू बुक वहां पे 1.2 1.3 की जगह सपोज 2 का प्राइस टू बुक भी होता है, तो भी मेरे लिए एक बेटर डील बनेगा वहां पे। क्यों? बिकॉज प्राइस टू बुक अगर आपका 2 का है और अगर आपका आरओई बढ़ रहा है, लोन बुक का ग्रोथ तो अच्छा है ही, और इस बैंक को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो इनका आरओई इंप्रूव होगा, आरओई बढ़ेगा, तो वहां पे भी मुझे री रेटिंग का चांस मिल जाएगा। बिकॉज लेंडिंग में आप देखोगे नॉर्मली बैंकिंग में जिसका भी आरओई 17-18% का 16% का होता है, आरओए 2% के आसपास का होता है, और अगर वो बैंक कंसिस्टेंटली 20-25% का ग्रोथ दे, तो मार्केट उसका जो प्राइस टू बुक है वो 3.54 के आसपास बहुत आराम से रखता है। तो री रेटिंग का चांस मेरा वहां पे भी डबल रहेगा अगर मैं यहां से हायर साइड पे भी एंटर करता हूं, तो मुझे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। तो अभी इसका ट्रैकिंग रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है बैंक का। बाकी अदर ऑप्शंस तो हैं ही जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।